नमस्कार दोस्तों। आज आपसे फिर मैं एक बार मुखातिब हूँ और अब एक सवाल के साथ। वो सवाल मेरे सामने भी है और आपके सामने भी और पूरे परिवेश के सामने। सवाल ये है कि अब आगे क्या? अब आगे क्या? ये सवाल संदर्भ कोरोना और उसी संदर्भ में ये सवाल पैदा हुआ है, मेरे सामने भी खड़ा है और आपके सामने भी, और शायद जो गंभीर रूप से प्रशासन तंत्र में सोच रखने वाले लोग हैं उनके सामने भी। मित्रों, ये सवाल, इसके बारे में क्या क्या विवरण आएंगे अभी कोई पता नहीं है। आज भी स्थिति ये है, इतने दूसरा दौर जो है वो लॉकडाउन का समाप्त हो गया, तीसरे में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल वही है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारा वास्ता, हमारा पाला किस दुश्मन से पड़ा है और इस दुश्मन को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन एक बात, जो निष्कर्ष अब निकलने लगे हैं और धीरे धीरे शायद आने वाले कल में जो फिक्शंस आएंगी, जो उपन्यास, जो कहानियां लिखी जाएंगी, उनमें उनका भी जिक्र होगा। और ये घटनाक्रम जो है बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने उभर कर आएगा, अनेक रूपों में। और आज स्थिति ये है कि एक निष्कर्ष पर सभी लोग सहमत हैं कि जब भी कोई ऐसा खतरनाक वायरस आता है, चाहे वो एड्स का हो, चाहे वो कोविड का हो, और चाहे वो प्लेग का हो, ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आने वाली जो चीजें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो थोड़ा बहुत लेकर आते हैं उसका अंश मात्र, और उसके बाद वो फैल जाता है। और इसलिए शायद ये सबसे पहले जो पाबंदी लगाई गई हर देश में, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, स्पेन में भी, इटली में भी, सबसे पहली पाबंदी बाहर से आने वाले विमानों और बाहर से आने वाले यात्रियों पर लगाई गई। और हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। और अब भी अगर कोई ट्रेन थोड़ी बहुत शुरू हुई हैं तो उसमें भी ये डिस्टेंस रखा जा रहा है कि एक ट्रेन जिसमें 72 सीटें होती हैं कम से कम सिटिंग कैपेसिटी, उसमें 50 या 56 से ज्यादा लोग ना बैठे, इस बात को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। और मित्रों, जब कभी विमान सेवाएं न जाने कब शुरू होंगी, लेकिन जब भी शुरू होंगी ये तय है कि उसमें एक रो में 2 या 3 यात्री नहीं बैठ पाएंगे। एक रो में शायद सिर्फ एक यात्री को ही बैठने की अनुमति होगी। और ये सिलसिला कब तक चलेगा और ये क्या क्या अनुभूतियां, क्या क्या संवेदनाएं, क्या क्या कहानियां अंदर पैदा करता है, ये सारा सिलसिला, ये आने वाला वक्त बताएगा। मित्रों, मैं कुछ एक उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ। उसमें आल्बियर कामू का प्लेग भी है, उसमें मिलान कुंद्रा की कुछ किताबें भी हैं, और इसी तरह से एक माई ओन कंट्री के नाम से अब्राहम वर्गीज का है मेमोयर, जो संस्मरण है अब्राहम वर्गीज के, वो माई ओन कंट्री के रूप में एड्स एपिडेमिक को लेकर सामने आते हैं। ये पुस्तक जो थी, ये संस्मरण, ये 1994 में छपे थे और बड़ी चर्चा का विषय बने थे। मित्रों, इसी सिलसिले में एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा कि ट्रेवल जो है, इस पर रेस्ट्रिक्शन, ये टोटल जो है एपिडेमिक के वक्त ये तयशुदा बात मानी जाने लगी है। अब जो कुछ भी होगा वो ट्रेवल, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको लेकर लिखा जाएगा, चाहे वो फिक्शन में है, चाहे फैक्ट्स में है, चाहे संस्मरणों में है। मित्र, मैं थोड़ा सा आपको उल्लेख कर दूं कि 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त तिब्बत के तब के शासकों ने, आज भले शासक नहीं, चीनी प्रशासकों की बात मैं नहीं कर रहा, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जब तिब्बत की अपनी हुकूमत होती थी, अपना दलाई लामा का शासन वहां चलता था, वहां प्रशासन तंत्र नियमित रूप से होता था, तो उसमें पर्टिकुलरली ये था कि समर में, सिर्फ गर्मी के मौसम में सीमाएं खोली जाती थी। और ये भी सुनिश्चित करके कि जिस देश से लोगों ने आना है, पर्यटकों ने आना है या श्रद्धालुओं ने आना है, उस देश में हैजा या कोई और एपिडेमिक तो नहीं फैला हुआ। अगर कोई एपिडेमिक फैला हुआ है तो वो सीमाएं सील रहेंगी। अदरवाइज अगर सुनिश्चित हो गया कि उधर कोई एपिडेमिक दूसरी तरफ नहीं है, तब जाकर सिर्फ गर्मी के मौसम में किसी भी तरफ से तिब्बत में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलती थी। और कोई व्यापारी भी सारे साल में
या जो ये चरवाहे आते थे वो भी नहीं, और श्रद्धालु जो यात्री अपनी धार्मिक यात्राओं पे निकलते थे वो भी नहीं। कोई भी आदमी तिब्बत को क्रॉस करने की या तिब्बत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं पा सकता था। और ये चीजें आज की नहीं है, तब ये कोविड नहीं था, तब बहुत सारी बातें इससे पहले महामारियों के रूप में प्रचलित थी, और उनसे जो जो उनका निरोध करने वाली, उनका विरोध करने वाली चीजें थी वो हमारे सामने थी। मित्रों, मैं आपको जहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ अब्राहम वर्गीस की पुस्तक का, वहां मैं जिक्र अपने एक मित्र लेखक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजेश खुल्लर का भी जिक्र करूंगा। इनकी एक एक इनका उपन्यास है द वायरल मैच, और वायरल मैच भी, इसके पात्र भी और इसका जो कथानक है वो भी ऐसी ही महामारियों पर, ऐसी महामारी पर आधारित है। और ये भी बड़ा गजब का है, इसमें जो निजी संबंध हैं, निजी संबंधों में एपिडेमिक्स की भूमिका क्या होती है, ये इस विषय को लेकर बहुत ही खूबसूरत एक कृति है। आप जब भी कभी फिक्शन में ऐसी चीजों को पढ़ना चाहें तो आप ये जरूर अब्राहम वर्गीस, राजेश खुल्लर, और एक मैं और उल्लेख आपको करना चाहूंगा पर्टिकुलरली, कुछ एक और भी हैं जो सामने संस्मरणों के रूप में आए हैं, उनको भी आप पढ़िएगा। और इसमें गिलगमेश एक है, वो भी एक एपिक के रूप में हमारे सामने आता है, तो उसका भी जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा कि वो भी कृपया देखिए। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें बड़े विचित्र अनुभव देती हैं, बहुत विचित्र एहसास देती हैं। हमें पता लगता है कि जिंदगी के अंदरूनी क्षेत्र में कितना ज्यादा दखल इन बाहरी एपिडेमिक्स का होता है। मित्रों, ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा वक्त मिले तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा दिलचस्प भी है सिलसिला, सोचने के लिए, और ये चिंतन का विषय भी है। शुक्रिया दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, और कल मैं कोई नया विषय लेकर आपके सामने आऊंगा। शुक्रिया।